नमस्कार दोस्तों यूक्रेन युद्ध हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा और उसकी पूरी इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। इसी बात का एहसान रूस आज भी मानता है और आज हालात ये हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी पक्की दोस्ती के बीच रूस ने भारत के लिए एक ऐसे खजाने को खोलने और भारत को मालामाल कर देने का ऐलान कर डाला है जो भारत को सीधा चीन से भी आगे कर देगा। ये वो खजाना है जो भारत के हाथ लगते ही अमेरिका भी भयंकर टेंशन में आ जाएगा। इस भारी भरकम ऐलान के बाद से ही पूरी दुनिया खुलेआम कहने लगी है कि रूस भारत का सिर्फ एक दोस्त ही नहीं है बल्कि एक सगे भाई की तरह है। रूस का ये ऐलान सुनकर जहां पूरा भारत झूम रहा है, वहीं चीन के पसीने छूट रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा ऐसा खजाना है जिसके लिए चीन और अमेरिका ये लोग तरस रहे थे, लेकिन भारत ने इसे सौंपकर भारत को मालामाल कर दिया है। क्यों चीन कभी नहीं चाहता था कि रूस इस तरह से भारत के लिए इस नायाब खजाने के लिए दरवाजे खोले। और सबसे अहम बात, कैसे ये खजाना आने वाले 50 सालों तक भारत की पावर को बढ़ा देगा और देश की इकोनॉमी के साथ साथ हमारी स्टील फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दरअसल जब पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से घेरने में लगे हुए थे, उसी समय भारत और रूस के बीच कोकिंग कोल और निकल को लेकर एक बहुत ही अहम बातचीत चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन चुपचाप रूस पहुंचता है, जहां रूसी सरकार और बड़ी माइनिंग कंपनियों के साथ में एक बंद कमरों में बेहद हाई लेवल की मीटिंग होती है। इसका असली एजेंडा ये था कि रूस की उन कोकिंग कोल खदानों को पहचानना जिनमें भारत सीधे अपनी हिस्सेदारी खरीद सके और सिर्फ एक खरीदार बने रहने के बजाय सीधा उनका पार्टनर बन सके। SAIL ने इसके लिए एक स्पेशल पैनल तक बना दिया है और रूस की अलग अलग खदानों की टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टडी कर रहा है। यह पैनल देख रहा है कि कौन सी खदानें भारतीय स्टील प्लांट्स के लिए सबसे अधिक फायदे का सौदा होंगी। वहीं भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी NMDC भी इन रूसी असेट्स पर लगातार नज़र बनाए हुए है। यह डील इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि भारत आज की तारीख में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक स्टील क्षमता को 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का तगड़ा टारगेट है। यानी आने वाले समय में हमारी स्टील की भूख सीधे दोगुनी होने वाली है। लेकिन स्टील बनाने के लिए जिस कोकिंग कोल की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है, उसी की हमारे पास भारी कमी है। हमें अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से हम कीमतों और सप्लाई के लिए हमेशा दूसरों के मूड पर निर्भर रहते हैं। अब भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदलते हुए रूस की तरफ रुख किया है। अगर भारतीय कंपनियां रूसी खदानों में हिस्सेदारी ले लेती हैं तो भारत इन कच्चे मालों का सह मालिक बन जाएगा। इससे हमें लंबे समय तक फिक्स्ड रेट पर कोयला मिलेगा और सप्लाई में अचानक आने वाली रुकावट का रिस्क भी खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो जिस कच्चे माल के लिए हम दूसरे दरवाजे पर जाते थे, अब उसकी चाबी हमारे ही जेब में आने वाली है। दोस्तों, कोकिंग कोल के साथ साथ भारत की नज़र एक और बेशकीमती चीज़ पर पड़ी है और वो है निकल। निकल वो अहम धातु है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की पूरी गेम ही बदल देती है। अधिक दूर तक जाने वाली रेंज और तेज़ चार्जिंग के लिए हाई निकल वाली बैटरियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं। अभी ग्लोबल EV बैटरी सप्लाई चेन पर चीन का सबसे बड़ा कब्जा है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी इस मार्केट में घुसे। भारत अभी निकल के लिए कई देशों पर निर्भर है, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस रूस से स्थिर और लॉन्ग टर्म सप्लाई लाइन हासिल करने पर है। भारत ने अपने EV लक्ष्यों को काफ़ी आक्रामक रखा हुआ है। 2030 तक नई कारों में 30% और 2 पहिया वाहनों में 80% तक इलेक्ट्रिक होने का टारगेट है। ऐसे में अगर निकल की सप्लाई पर चीन का कंट्रोल रहेगा तो हर झटके का सीधा असर हमारी कंपनियों की लागत और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। लेकिन रूस के साथ निकल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भारत को इस खतरे से पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं और हमारी कंपनियों को सस्ती और भरोसेमंद बैटरी सप्लाई दे सकते हैं। भारत और रूस की यह खनिज साझेदारी रातों रात पैदा नहीं हुई है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका समेत कई ताकतवर देश भारत के खिलाफ खड़े थे, तब सोवियत रूस ने वीटो लगाकर हमारा साथ दिया था।
आज भी मिसाइल सिस्टम से लेकर न्यूक्लियर पावर और स्पेस तक हर जगह रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने बिना किसी की परवाह किए अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए डिस्काउंट पर रूसी क्रूड खरीदना जारी रखा, जिससे देश को अरबों डॉलर की ज़बरदस्त बचत हुई। अब यही समझदारी तेल से आगे बढ़कर इन बेशकीमती खनिजों पर दिखाई दे रही है। चीन लंबे समय से रूस के संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता था, लेकिन भारतीय कंपनियों की एंट्री ने उनकी इस मोनोपोली को सीधे और तगड़ी चुनौती दे डाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जिंदगी भर सिर्फ कच्चा माल खरीदने वाला देश ही बना रहेगा? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस की खदानों में निवेश का सीधा मतलब है कि भारत अब ग्लोबल रिसोर्स पार्टनर बन रहा है। कोविड और यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया था कि सप्लाई चेन टूटने पर कैसे रातों रात फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और महंगाई आसमान छूने लगती है। भारत इसी कड़वे अनुभव से सीखकर संसाधन सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर मानकर चल रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना भारत ने देखा है, उसकी बुनियाद में स्टील, पावर और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर ही तो हैं। ये सेक्टर तभी मजबूत होंगे जब उनके पीछे कच्चे माल की एक ऐसी सुरक्षित चेन होगी जिसे दुनिया का कोई भी युद्ध या संकट हिला ना सके। अगर इन डील्स के जरिए भारत को सस्ता और स्थिर कोकिंग कोल और निकल मिल जाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दौड़ में हम चीन से काफ़ी आगे होंगे। चीन ने अपनी पूरी ताकत सप्लाई चेन पर कब्जा करके बनाई है, जबकि भारत अपनी ताकत इसी सप्लाई चेन को मल्टी सोर्स और सुरक्षित मानकर दिखा सकता है। आज जब रूस और अमेरिका के बीच में टकराव अपने चरम पर है, तब भारत के लिए अपनी खदानों के दरवाजे खोलकर रूस ने पूरी दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, बल्कि एक सच्चा और भरोसेमंद साथी है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।